Hello, hello guys. Welcome you. How are you all? I hope you all are fine. I am Hemant and today I will be teaching you biology. हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है और इस क्लास में हम देखेंगे एम्ब्रियो के बारे में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सी फर्स्ट वी आर talking about dicotyledons, then we'll be taking about monocotyledons. Okay, so we are discussing one by one. In dicotyledons, embryo develop at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. ठीक है, तो zygote जहाँ पर situated होता है वहीं पर embryo जो develop करता है और वो कहाँ है, micropylar end. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. अब देखो यहाँ पर ये line underline कर लो. This is adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seed differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledon and dicotyledon. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फिगर नंबर 2.13, ये मैंने यहाँ पर लेबलिंग की हुई नहीं है लेकिन आपको दिख रहा होगा. Okay, so depicts the stage of embryogeny in dicotyledonous embryo. The zygote gave rise to pro-embryo, subsequently globular, heart-shaped and mature embryo. ये जो है ये आपके वो NCERT के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा. ओके, कि फिर डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है. उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो एपिकोटाइल होता है जो कि प्लूम्यूल बनाता है या फिर स्टेम बनाता है, और जो उसके नीचे का पोर्शन होता है वो बनाता है हाइपोकोटाइल. ठीक है, हाइपोकोटाइल जिससे कि रूट कैप जो रेडिकल बनता है और रेडिकल जो कवर्ड होता है रूट कैप से. ये आपको ये फर्स्ट फिगर में दिख रहा होगा. और अगर हम एक डाइकोट सीड की बात करें सीड की, है ना, तो वो एकदम जब प्रो होता है उस टाइम, जब प्री मैच्योर्ड होता है उस टाइम देखो ये ऐसा दिखता है. दो कॉटलेडॉन्स होते हैं, बीच में प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है. ठीक है, कॉटलेडॉन्स का यही काम है कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एक इसमें जो होता है ये देखो ये डाइकॉट के अंदर, सीड के अंदर ये दो डाइकॉट्स इसलिए दिए हुए हैं एनहेंस द नेम डाइकोटिलेडॉन्स. ओके, और एक माइक्रोपाइल भी होता है इसके अंदर जिससे कि वो फूड ऑक्सीजन जो है वो जा सकता है इसके अंदर. नाउ सी एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडॉन, ये इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में एज इट इज़ दे भी रखा है और इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है. सो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडॉन इज आपको दिख रहा है पोजेस ओनली वन कोटिलेडॉन. इन द ग्रास एम्ब्री द कोटिलेडॉन इज स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड. अब इसमें स्क्यूटेलम होता है, आपको दिख रहा होगा नीचे, इसमें ये एक ही साइड पर सिचुएटेड है यहाँ पर. दैट इज़ लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस आप सोचो तो बीचों बीच से जो लाइन डिवाइड हो रही है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी. एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ रेडिकल एंड रूट कैप एंक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड that is chlorhiza, and the portion of embryonal axis above level of attachment of skeletalum is epicotyl. ऊपर वाला epicotyl, नीचे वाला chlorhiza. An epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the hollow follicular structure and the coleoptile or coleoptile, whatever you say. ठीक है, तो ये इसका डायग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, और इसका एग्जांपल परफेक्ट है ग्रास. ओके, नाउ वी आर सीइंग अबाउट सीड्स. सो सी just from the seed is final product of sexual reproduction and it is often described as fertilized ovule. सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स. ठीक है, और आपको अब मैंने सीड्स दिखाई थे. इट हैज़ सीड कोट, कॉटलेडॉन, एम्ब्रियो एक्सिस. द कॉटलेडॉन ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वैलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स. जैसा कि आपको इसके अंदर कॉटलेडॉन्स दिख रहे हैं सेकंड डायग्राम के अंदर, वैसे यू सी ओवर हियर that as in legumes. Okay, mature seeds may be non-albuminous और albuminous. Non-albuminous जिसके अंदर फूड रिजर्व या एंडोस्पर्म नहीं रहता है, और albuminous वो होता है जिसके अंदर albuminous जो वो एंडोस्पर्म बचता है. Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development like pea and groundnut. Albuminous seed जिसमें एंडोस्पर्म बचता है जैसे कि wheat, maize, barley, castor, sunflower. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. मतलब जो nucellus हम लोगों ने पढ़ा था वो भी इसके अंदर जो है बचता है. एंड दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इसको ये क्या बनाता है, पेरिस्पर्म बनाता है. सो द क्वेश्चन कम डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म. आई थिंक नाउ यू कैन differentiate it easily. Okay, the next we are discussing is what is dormancy and what is pericarp. तो देखो कभी कभार जो सीड्स होते हैं उसके अंदर वो जब मैच्योर होते हैं तो उसके अंदर वाटर की कमी आ जाती है, मीन्स दे गेट डिहाइड्रेटेड. 10 to 15% मॉइस्चर जब वो रिड्यूस हो जाता है तो उसके लिए वो डॉर्मेंसी कर लेते हैं. डॉर्मेंसी मतलब कि वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं ताकि जब कंडीशन फेवरेबल हो वापस एक्टिवेट हो जाएंगे और जर्मिनेट भी हो जाएंगे. लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर कंडीशंस नहीं मिलती है तो डॉर्मेंट ही रहते हैं सीड्स. और आगे अपन जब स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत सालों से अभी तक डॉर्मेंसी में, जब उनको जर्मिनेट करके देखा तो वो हो भी गए.
Okay, so इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स harden as tough protective seed coats. तो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो जैसे जैसे कड़क होते जाते हैं, जैसे जैसे वो सीड जैसे आगे डेवलप होता है, एंड द माइक्रोबाइल रिमेन एज स्मॉल पोर इन द सीड कोट. And why, what is this function of this micropyle? Facilitate the entry of oxygen and water into seed during germination. As the seed mature, its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activity of the embryo slow down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. As ovules mature into seeds, ovary develop into fruit, that is, the formation of ovule into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. And the wall of ovary develop into fruit or wall of fruit called pericarp, and the fruits may be fleshy like in guava, orange, mango, etc., or can be dry in groundnut, mustard, etc. And many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds also. Okay, so now we are seeing our next slide. Okay, now we'll be discussing about true fruits and false fruits, okay, and parthenogenesis. So, see, in most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to the fruit formation. Okay, तो वहाँ पर thalamus जो है वो भी contribute करता है, and such fruits are called false fruits. Okay, so let us study what it is telling actually. सो यू सी ओवर हियर, हम लोगों ने यहाँ पर बात की, अगर जैसे यहाँ पर मैंने बात की थैलेमस की, तो अगर ये थैलेमस जो है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, तो दिस मीन्स दैट दीज आर द फॉल्स फ्रूट्स. मतलब ये कि ट्रू फ्रूट्स हुए नहीं, मतलब ये इनको रियल जैसे फ्रूट्स बनते हैं वैसे तो ये लोग बने नहीं. ठीक है, तो ये तो हुए फॉल्स फ्रूट्स. ओके, और जहाँ पर हम लोग बात करें कि ये चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, दोज आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. सो दोज आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. और आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, तो आप लोग सीधा लिख दोगे. अगर फॉल्स फ्रूट का पूछा तो पहला जो होता है वो यही होगा कि आप लिखोगे एप्पल. सो एप्पल इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट. ओके, सो नाउ वी आर सीइंग सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें कि बिना कोई जिसमें कि दूसरे जो है फर्टिलाइजेशन के अलावा भी वो जो है फ्रूट्स बन जाते हैं. सो नाउ इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन दैट आप इसमें से बताओ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन, एक तो फर्स्ट इज़ फॉल्स फ्रूट्स एंड सेकंड इज़ पार्थेनोजेनेसिस. ओके, सो इसके अंदर आपको क्या करना है, पार्थेनोजेनेसिस. एक मिनट. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स, दैट इज़ फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थेनोजेनेसिस. तो अभी मैंने आपको जैसा बताया कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस फॉल्स फ्रूट्स एंड दिस पार्थेनोजेनेसिस. सो मैंने आपको बताया फॉल्स फ्रूट्स वो होंगे जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन थैलेमस जो है, ओके, ओवर हियर जस्ट नाउ ओनली वी डिस्कस्ड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट, दैट इज़ दिस वन. एक मिनट, ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, थैलेमस, ये थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करेगा फ्रूट फॉर्मेशन में, तो वो होगा फॉल्स फ्रूट. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. और अगर आपको एग्जांपल्स पूछ लें इन दोनों के, तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर बताया ही है, तो दैट इज़, एक तो यहाँ पर बनाना लिख देना आप एग्जांपल किसका, पार्थेनोजेनेसिस का. और अगर आपको पूछ ले एप्पल का, तो जैसे यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी और कैश्यू है, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू को ही आप एज इट इज़ कर लीजिए हाईलाइट, ये भी ये हो सकते हैं एग्जाम्पल्स. ओके, सो हम लोगों ने ये वाला जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट वन. Seeds offer several advantages to angiosperms. Firstly, since the reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, means water नहीं होता है, seed formation is more dependable. तो यहाँ पर seed formation ज़्यादा dependable है. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas also. Now, see, as they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis. तो इसमें जो young seedlings है वो nourish करती है जबकि photosynthesis नहीं हो जाता है on their own, and the hard seed coat provide protection to the young embryo also. Now, see, being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variations. Okay, यहाँ पर variations आ जाते हैं sexual reproduction के कारण. Now, see, seed is the basis of our agriculture and dehydration and dormant
of the mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in next season. Now मैंने आपको ये वाला एग्जांपल पहले भी दिया था कि कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत टाइम तक डॉर्मेंट रहते हैं और उसके बाद उनको फर्टिलाइज किया जाए तो भी वो जर्मिनेट किया जाए तो भी वो हो जाते हैं. So see, seeds of large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for thousands of years also. And there are several records of very old yet viable, मतलब कि अभी भी वो जर्मिनेट कर सकते हैं. ओल्डेस्ट इज ल्यूपाइन और ल्यूपिनस आर्क्टिकस. देखो ये वाला आपको जो है अंडरलाइन कर लेना है, हम लोगों ने जो पढ़ा यहाँ पर. That is, the oldest is the lupine or this lupinus arcticus and is excavated from Arctic tundra. Now see, the seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy के बाद ये germinate हो गया है. The actual record of 2000 years old viable seed is that of a date palm, Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. तो एक और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दैट इज़ द फिनेक्स डेक्टिलीफेरा, और ये जो किंग हेरोड का वो पैलेस था डेड सी के पास, वहाँ पर ये पाया गया और इसको जब हम लोगों ने देखा 2000 ईयर ओल्ड, इट इज़ वाइबल सीड. ओके, तो ये तो सब बकवास था, दैट इज़ नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस. नाउ वी आर सीइंग द नेक्स्ट पार्ट. ओके, yes, this is the last part of your chapter. What is the difference between apomixes and polyembryony? अगर आप इसको इंडिविजुअल लिखना चाहो then also you can write, but इसमें है ना, that is not any detail over here, but we can see from here also. See, in apomixes this is asexual reproduction that occurs without fertilization and not involving meiosis. apomixes में asexual reproduction होता है, मीन्स इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो meiosis भी नहीं होगा, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहेगा, ज़ाइगोट. ठीक है, एग जो है एग से ज़ाइगोट बन जाएगा और एग was also diploid and zygote is also diploid. Whereas polyembryony, the formation of one more than embryo from a single fertilized ovum or in a single seed. तो polyembryony में क्या होगा, एक ही एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर बन जाए तो polyembryony. See, the name suggests polyembryony, so एक से ज़्यादा embryos. Now in apomixes, a type of asexual, whereas polyembryony type of sexual reproduction. Now see, apomixes fertilization does not occur, whereas polyembryony undergo fertilization. Apomixes does not involve in production of seed, whereas polyembryony involve in production of seeds. And see, in apomixes the offspring plants are genetically identical to the parent. Same identically होंगे, genetically देखा जाए तो कोई variation नहीं आएगा, whereas in polyembryony the offspring plants are not genetically identical to the parent. Okay, so yeah, we have done this chapter and we have completed everything from here. So that is very many thank you for you all. We have completed this part of the unit reproduction. I hope you like this video. Please subscribe to this channel for the more updates. Thank you.